कहते हैं कि एक व्यक्ति जब खुद राइटर होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राकेश जी खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और जिस पर लिखा जाना है वो जो विषय है, कहते हैं ना कि आपकी बपौती है क्या, बपौती को हम मानते हैं वो हमारा ही हक है, वो विषय भी बपौती ही है क्योंकि आनंद बख्शी साहब का विषय। और लिखने वाली भी जो है कोई वो बहुत बड़ा नाम नहीं है, एक जगह की एक छोटे से कस्बे से एक छोटी सी लड़की कोई है, नाम ही नहीं है। उसके बाद राकेश बख्शी को ऐसा क्या लगता है कि वो दूसरे राइटर्स को अपने पिता पर लिखने के लिए सिर्फ अनुमति नहीं देते बल्कि उनको प्रोत्साहन देते हैं, जबकि आप खुद आनंद बख्शी साहब पर नगमे किस्से बातें यादें और बहुत सारी पुस्तकें में जादू हूं चल जाऊंगा, तो आपको डर नहीं लगता कि वो बिक्री कम हो जाएगी? अभी उनकी पुस्तकों का इतना नाम हो गया है। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बख्शी साहब की किताबों पे बातें हो रही है, संगीता जी की किताबों पे बात हो रही है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाया। बख्शी साहब का चश्मा। क्या बात है। इसकी वजह प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ तो मैं इसको त्रिवेणी संगम में भी ले गया था, और ये भी त्रिवेणी है इसका नाम, वो भी त्रिवेणी था, ये भी त्रिवेणी है। तो मैं इनको हर जगह सब जगह ले जाता हूँ। अयोध्या गया था तो अयोध्या में भी ले गया रामलला के पास। तो ही इज हियर, ही इज विद अस। Number one, I will answer his question. This is a very important question. I am very glad he began by asking about Sangeeta first and not Anand Bakshi. But I have to talk about Anand Bakshi first because we are here because of him. The mother of the book is Anand Bakshi. You know the thoughts behind the book of his lyrics and her life journey. 1980s में जब बख्शी साहब को दूसरी बार हार्ट अटैक हुआ तो पेसमेकर लगा और डॉक्टर ने आके बख्शी साहब को बहुत डांटा। मिस्टर बख्शी, यू डोंट लिसन टू मी, आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस सो मेनी इयर्स, स्टॉप दिस पान, तंबाकू और सिगरेट, यू नो इट इज स्पॉइल्ड योर हेल्थ, इट इज गोइंग टू टेक योर लाइफ, तुम्हारी जान लेगा ये सब। और वो चले गए डॉक्टर साहब गए तो बख्शी साहब ने कहा, पंजाबी है सर डॉक्टर जी, उल्लू का पट्टा। उल्लू दा तो ऐसे डैड व्हाट डू यू मीन उल्लू का पट्टा? डॉक्टर है, 10-10 साल इनको पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके लोग डॉक्टर बनते हैं, उतने बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, यू नो। ही सेड, बेटा ये पान सिगरेट तंबाकू ना, इसने मेरी जान नहीं ली है, मेरे गानों ने मेरी जान ली है। क्या बात है। आप जब तक वो रिलेशनशिप, जो फिल्म में रिलेशनशिप है, इमोशन है, सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन है, आप जब तक उसको खुद फील नहीं करोगे, 4000 गाने अब कैसे लिखोगे यार, क्या लिखोगे यार? तो ये यू नो, एंड द रीजन आई ब्रॉट दिस अप इज बिकॉज मुझे जब मैंने आप लोगों को, और ये मैंने अभी सोचा कि मैं इसी से शुरू करूंगा, जब मैंने आप लोगों का रिएक्शन देखा, मैंने जो यहाँ बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स, लिटरेरी वर्ल्ड के लोग आए हैं, बैठे हैं हमारे बीच, और आप मुझे सुन रहे हैं, आई एम काइंड ऑफ नोबडी इन हिंदी लिटरेचर। तो मैंने सोचा यार, बख्शी साहब कहते थे कि मेरे गानों ने मेरी जान ली है, तो मैंने ये सोचा कि बख्शी साहब के गानों ने उनको जीने नहीं दिया, बख्शी साहब के गानों ने उनको जीने नहीं दिया, और आप लोगों के प्यार ने उनको मरने नहीं दिया। आप लोगों के प्यार ने उनको ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक ले गए हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। You have taken him one level higher. Thank you. अब आते हैं आपकी संगीता जी पे। संगीता जी is nobody. Nobody knows her except her parents and her in-laws and her society. As a writer, she is a nobody. जब इन्होंने ये डायरी मुझे भेजी, 365 पेज की डायरी, हाथ की लिखी हुई, कौन लिखता है हाथ से आजकल? वेरी फ्यू प्यारे। वंदना जी राइट्स विद हैंड। जय हो वंदना जी। तो मैंने बोला यार, आई टोल्ड आई टेक 2-3 months टू रीड।
तो शी सेड यस सर नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं रुक नहीं सका, और मैं जो पढ़ता गया मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि द राइटिंग इज विदाउट एनी कैंसिलेशन। मतलब लुक एट द क्लैरिटी ऑफ थॉट। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, हमने भी किताबें लिखी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, हम 10 बार पीछे जाके वापस आते हैं आगे, डिलीट डिलीट वापस, नॉन स्टॉप राइटिंग। व्हाट इज द क्लैरिटी ऑफ थॉट। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने देखा तो ये तो बख्शी साहब का जो गाना है वो तो सिर्फ ट्रिगर है, ट्रिगर, बुलेट, गोली जो दिल में जाके लगती है गोली, वो उनकी जर्नी है, लाइफ जर्नी। उनके माँ बाप, उनके पति, उनके भाई, उनकी सोसाइटी, उनकी फिलॉसफी, उपनिषद से, वेदास से, वेस्टर्न फिलॉसफी, क्या क्या नहीं है उसमें। आई मीन आई वाज थिंकिंग व्हाट पेरेंट्स, क्या ब्रिंगिंग है इस लड़की की। तो आई फेल्ट कि शी इज लाइक अ गंगा फ्लोइंग। अब उसको यू ट्राई टू डैम हर, इट इज गोइंग टू ब्रेक द डैम। तो बोला ये तो दिस शुड बी अ बुक। इसने डायरी लिख के मुझे भेजी एज अ पर्सनल गिफ्ट। और डायरी के एंड में शी हैज रिटन 2 letters टू माय सिस्टर्स। शी हैज नॉट इवन सीन देयर फेस, चेहरा भी नहीं देखा होगा, लेकिन लुक एट द इमोशन ऑफ द राइटर के शी इज कनेक्टिंग टू माय सिस्टर्स। Why? Because they are Anand Bakshi's daughters, not because they are my sister. Because they are Anand Bakshi's daughters, she has written personal letters to them. Look at the emotion. गंगा नहीं तो और क्या है ये लड़की? I had to encourage her. गंगा को कोई रोक सकता है क्या? क्या बात, वाह। राकेश जी, इस बात के मामले में मैं एक बात कहूँगा कि वो जितना अच्छा लिखती, कमाल लिखती, मैंने किताब पढ़ी है, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छा सोचती भी हैं। जैसे उन्होंने बहनों के लिए लिखा, जैसे आज सब लोगों की पत्नियों को आपने ढूंढ लिया जाकर उनके लिए गिफ्ट लेके आई, तो घर तक पहुंच जाना अच्छी बात होती है, मतलब मैं इसको बुराई नहीं कह रहा हूँ। लेकिन राकेश जी, मुझे एक चीज आपसे ये पूछनी है कि चलिए आपने इस इमोशन में उनको कहा, आज हम जितने भी क्वेश्चन रखने वाले हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, हम उनके विश्लेषण पे नहीं जा रहे हैं आनंद बख्शी साहब के, क्योंकि जो बहुत कुछ अवेलेबल है गूगल पे उस पर नहीं जा रहे। जो हमें लगता है कि राकेश जी से पूछना चाहिए, हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं कि आप बिजनेस में थे, लेकिन मुझे लगता है कि बिजनेस, जैसे आपने उनको भी अलाउ कर लिया पुस्तक लिखने, बहुत अच्छे से शायद आपको नहीं आता। आप आनंद बख्शी जी का जो एक तौर तरीका था कवि होने का, गीतकार होने का, उसी को कर रही। जब आपने अपनी पुस्तक लिखी नगमे किस्से बातें यादें, तो आपने कहा मैं लोगों को फ्री में दे दूंगा। ये क्या सोच थी? मतलब आप उस पर पैसे कमा सकते थे। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो लीजेंड्स के परिवार है, और वो एक शब्द किसी को अलाउ नहीं करते कोई फ्री में पढ़ ले या एक फोटो फ्री में कहीं इस्तेमाल कर ले। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। तो ये क्या आप क्यों फ्री में पढ़ना, आपको मनाना पड़ा कि भाई साहब आप कुछ तो ले लीजिए? कमाल का आपने कमाल की चीज पकड़ी है। जब इंग्लिश किताब आई तो मैंने, बहुत लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे लिखा कि बख्शी साहब तो हिंदुस्तानी में गाना लिखते थे, तो ये बुक इंग्लिश में क्यों नहीं है, हिंदी में क्यों नहीं है, हिंदुस्तानी में क्यों नहीं है, इसकी हिंदी एडिशन बनाइए आप। तो मैंने इतना प्यार देखा लोगों में कि उनको एक हिंदी एडिशन चाहिए, तो मैंने अनाउंस कर दिया कि जब हिंदी एडिशन आएगी, आप लोगों का प्यार देख के मैं उस हिंदी एडिशन को डिजिटली फ्री में ऑनलाइन डाल दूंगा, आप लोग पढ़िए। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द फैमिली। आपको बख्शी साहब को जो फिल्मों से गानों से नाम और पैसा कमाना था वो कमा लिया है। अब मुझे हिंदी बायोग्राफी से कुछ पैसा नहीं कमाना था। आई वांट टू गिफ्ट इट टू द मासेस, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदी के लोग इन गाने सुनते हैं, मतलब हिंदी गाने सुनते हैं लोग कहीं के भी हो। तो जब मैंने ये अनाउंस कर दिया कि किताब आ रही है हिंदी में डिजिटल, एक महीने के अंदर आ जाएगी, ट्रांसलेटेड बाय रेडियो जो होस्ट ऑफ आकाशवाणी यूनिस खान साहब, तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत डांटा कि आप कौन होते हैं हमें एक मूल्य की चीज फ्री में देने वाले। आप क्या सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है एक मूल्य की चीज का पैसा देने का? आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। मुझे नहीं पता था कि लोग बोलेंगे आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, भैया पैसा दो इसका, हम इसका पैसा देना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए मूल्य की चीज है, हमें ये फ्री नहीं चाहिए। आई वाज वेरी टच्ड। अच्छा, amazing, and the listeners are so much of love and dignity. Look at the dignity of these people कि हमको फ्री नहीं चाहिए, आप कुछ तो चार्ज कीजिए कॉपी का। तो मैं धर्म संकट में पड़ गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि ये तो फ्री में बांटेंगे हम ऑनलाइन फ्री कॉपी। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने इसका एक तोड़ निकाला।
मैंने बोला ठीक है अभी तो आई कैन नॉट गो बैक। हमने वो लोग बोलेंगे देखो बख्शी आपका बेटा साला झूठा है, पहले बोलता था कि फ्री में दूंगी लेकिन जब छापी तो अभी पैसे मांग रहे हैं, MRP मांग रहा है उस पर। तो मैंने उसका तोड़ क्या निकाला, मैंने किताब के पहले पेज पे छाप दिया कि ये किताब, ये जो एडिशन है डिजिटल, ये फ्री है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप इसका मूल्य देना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से 500 रुपए का दान कर दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को कपड़े दिला दीजिए। हमें लगेगा कि उस आपने उस किताब का मूल्य भर दिया, ग्रेट, तो मेरा काम हो गया। ग्रेट, दैट इज द रीजन व्हाई। और मैं अशोक जी को जब मिला, अशोक जी मेरे पास आए और मैंने अशोक से बोला कि मैंने तो ये छापे किताबें एम्बेसी के लिए, आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क ही हैज डन फॉर द एम्बेसीज, लेकिन मैंने ऐसी किताब कभी छापी नहीं है। तो मैंने, और मैं बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में, मतलब नॉन फिक्शन। तो आई इमीडिएटली सेड यू डू इट बट आई हैव अ कंडीशन। मेरी ये कंडीशन है कि जो मैंने फ्री कॉपी डिजिटल लगाई है गूगल ड्राइव पे, वो यू विल नॉट विड्रॉ। आप इस किताब को छापें, हिंदी में उसमें MRP होगी क्योंकि छापने का कॉस्ट होता है, बनाने का कॉस्ट होता है। वो इमीडिएटली मान गया, ही सेड मैंने जो मुझे तो पैसा कमाना था मैंने कमा लिया, अभी मुझे थोड़ा नाम कमाना है, अच्छा नाम कमाना है, मैं इस ऐसी किताबों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। और फिर 1 साल के बाद जब मुझे मिले, उन्होंने बोला कि आपने मुझे ये किताब कैसे दे दी छापने के लिए, मैंने तो कभी ऐसी किताब छापी नहीं थी। ऐसे बख्शी साहब को भी तो अपना भला आदमी ने, भगवान दादा ने ब्रेक दिया था विदाउट एनी वर्क। जब बख्शी साहब को इतने बड़े बड़े लोग, भगवान दादा, ही वाज द किंग ऑफ 1950s, किंग रोशन साहब, किंग एम्परर ऑफ 1960 म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने बख्शी साहब को जब ब्रेक दिया है, you know, तो it is, I think I am paying back the debt that my father owes रोशन साहब and भगवान दादा। मुझे लगता है कि इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां राकेश कि उन्होंने उनको व्यापार नहीं बनाया। ये बात जो उन्होंने कही कि हम बहुत कुछ कमा चुके हैं उनके गीतों से, अब हम उसको समाज को वापस देना चाहते हैं। रॉयल्टी तो आप और भी कई तरह से लेते राकेश जी, 150-200 रुपए तक की रॉयल्टी भी कई बार ली है आपने ट्रैफिक सिग्नल पे। कुछ याद आ रहा है आपको? आप बताएंगे हवलदार, याद आया आपको? आप बताएं। बड़ा मजेदार किस्सा है कि एक बार 150 रुपए की रॉयल्टी के लिए इनका झगड़ा हो रहा था। ये कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए, सामने वाला कह रहा था मैं दे के रहूंगा। तो वो जरा प्लीज आप बताएं। रवि जी ने भी क्या कमाल का उसको सिंबलिज्म दिया है रॉयल्टी, जो मैं कमाल सर, सैल्यूट टू यू, थैंक यू सर। तो कुछ करीब 6-7-8 साल पहले अपने बम्बई में जो के पास में गाड़ी चला रहा था, संडे का वक्त था और मैंने सिग्नल तोड़ दिया, जानबूझ के तोड़ा, लाल था मैंने तोड़ दिया। मैं बोला संडे यार कौन होगा, कोई मामा नहीं खड़ा होता संडे को, निकल गया। मामा में मामा बोलते हैं पुलिस वाले को, मामा। शुगर है मध्य प्रदेश में नहीं बोलते। शिवराज सिंह के बाद तो मामा जी ने पकड़ लिया, गाड़ी रुकवाई मेरी। तो मैंने इमीडिएटली अपना वॉलेट निकाला एंड आई सेड फाइन किया, क्योंकि मैंने जानबूझ के तोड़ा था, अभी क्या छुपाना है। आई सेड जो भी फाइन है आप ले लीजिए। इधर फाइन वाइन छोड़ो, पहले लाइसेंस दिखाओ। उसे सोचा यार इसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो ज़्यादा पैसे दूंगा, 1000 रुपये होता है उसकी फाइन। तो मैंने बोला अरे आप लाइसेंस छोड़ो, आप पर्ची काटो, आई वांट टू पे द फाइन। मुझे फाइन भरना क्यों जरूरी लगता है, क्योंकि हम जब तक हमारे जेब में से पैसा नहीं जाता ना, वी डोंट लर्न द लेसन। No lesson for free is ever. Any lesson you learn free will be forgotten. You have to pay with your blood or with your money. तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया और उसने बोला नहीं आप मुझे लाइसेंस दिखाइए पहले। लाइसेंस दिया मैंने उसको, ही मस्ट बी अराउंड 40 years old, 35-40 के बीच में होगा शायद। तो उसने मेरा लाइसेंस लिया और मेरे को ऐसे देखा है और बोला ये आपके नाम के साथ आनंद जुड़ा हुआ है, आनंद बख्शी, कौन है ये आपके? तो ऐसे वो मेरे पिताजी हैं, गीतकार आनंद बख्शी। अच्छा हाँ, उसने मुझे लाइसेंस वापस किया, बोला जाओ, छोड़ दिया। मेरे को खराब लगा। बोला बॉस, बॉस ऐसे बॉस आप फाइन लो, मेरे को अपने बाप के नाम पे 150 रुपए का चोरी नहीं करने का गवर्नमेंट का, क्योंकि ये पैसा जाता है हॉस्पिटल में जाएगा, स्कूल में जाएगा, कहीं ना कहीं लग जाएगा, किसी के काम आएगा। एंड आई वांट टू पे द फाइन, बिकॉज़ आई हैव डन इट इंटेंशनली कि नहीं यार संडे मामा नहीं खड़ा होगा, छोड़ो सिंगल। इसे अरे बाबा तुम जाओ ना, हमको तुमसे पैसा नहीं लेने का, ऐसा लेकिन मेरे को पैसा देने का। आप पर्ची काटो, आपने लाइसेंस दे दिया है, वैलिड है, आप पर्ची काटो।
ईसा अरे भाई मैं तुमको क्या समझाऊं भैया, तुम्हारे पिताजी के गीतों ने मेरा कितना हेल्प किया लाइफ में, मेरे को नहीं मांगता आपका पैसा। क्या है? ये आप सोचो, बिल्कुल अनजान आदमी। बख्शी जी आपने उस बात को रॉयल्टी का ये भी रॉयल्टी काम है। किया, तो क्या सोच है आपकी सर? राकेश बहुत ऊंची जी सोच है। थैंक यू। ये जो रॉयल्टी है, मैं इसी से अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये भी एक रॉयल्टी है कि जब आप अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, ये गर्व की बात है। आप जब प्रोग्राम्स में बुलाए जाते हैं, आपको सम्मान दिया जाता है, तो क्योंकि आप तो आप खुद बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े निर्देशक हैं, ब्लॉगर हैं, लेकिन आप हमेशा ही कहते हैं कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो रॉयल्टी है, पिता के नाम पर जो सम्मान मिलता है, वो सहूलियत ज्यादा है, उसमें आनंद ज्यादा है या जिम्मेदारी ज्यादा है? जिम्मेदारी। क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूंगा ना, तो मेरा तो नाम ही नहीं है। लोग बोलेंगे आनंद बख्शी की बेटे ने ये बोला, आनंद बख्शी की बेटे ने उसको छेड़ा, आनंद बख्शी की बेटे ने सिग्नल तोड़ा, मेरा तो नाम ही नहीं है। तो इट इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका फायदा भी बहुत बहुत हुआ है मुझे, फायदा बहुत फायदा है। एक मुझे याद है, मैं 2 साल पहले जब 1 साल पहले जब मैं अयोध्या गया था, तो मुझे पुलिस वाले ने आई न्यू समबडी, तो उसने मुझे एक फास्ट क्यू होती है, फास्ट क्यू में डाल दिया था उसने मुझे। तो हम दोनों साथ में खड़े थे, पुलिस वाला प्लेन क्लोथ में था और मैं आई वाज ड्यूटी। तो हम जब राम जी के करीब आए ना, कोई करीब 10 मीटर होगी दूरी होगी, दूरी होगी 10-15 मीटर, तो वहाँ एक सीआरपीएफ वाला खड़ा था। तो वो उसका गांव का था शायद, तो उसने दोनों में गांव में बातें कर रहे थे अपनी भाषा में, और उसने बोला यार ये आनंद बख्शी का लड़का है। तो उसने बोला अरे यार ये तो नाम हमने सुना हुआ है। तो मेरी भी बड़ी छाती चौड़ी करके बोला अरे ये राम जी पे बख्शी साहब ने गाने लिखे हैं 2, तो इसे कौन से वाले? तो मैंने बोला राम का नाम बदनाम ना करो, देखो वो दीवाना, तुम एक काम ना करो, बदनाम ना करो। और दूसरा राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वो मुझे ऐसे देखता रह गया, वो सीआरपीएफ वाला, बंदूक थी उसकी ऐसे नीचे, ऐसे देख रहा है। बोला सर जी आप लाइन में क्यों खड़े हैं, आप आइए मेरे साथ आइए। गजब। अरे वो मुझे उस लाइन से जो फास्ट क्यू होती है, जो अच्छी वीआईपी क्यू होती है, वीआईपी क्यू से वो मुझे सुपर वीआईपी क्यू में ले गया, जिसमें क्यू ही नहीं थी, और मुझे जाके राम जी के चरणों में बिठा दिया बाजू में जगह है। और मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं बोला यार मैंने तो ये कमाया नहीं है, ये तो मेरी कमाई, मेरे बाप की कमाई खा रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जब तुमने ये कमाया नहीं है, यू हैव टू स्पेंड वेरी जुडिशियसली, हर एक चीज सोच के बोलना पड़ता है, तो एक बेनिफिट है उसमें। हम सबकी दिक्कत यह है कि नगमे किस्से, बातें, यादें अगर आप पढ़ेंगे जो कि राकेश बख्शी साहब ने लिखी है, तो आपके पास इतने सवाल हैं। वो यात्रा अगर आप कर लेते हैं एक बार कि आप क्या छोड़ें और क्या याद करें। पीछे अशोक जी और ममता जी दिख रही हैं, समय की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं कहीं से सवाल कर रहे हैं। राकेश जी, पिंडी छोड़ने का अफसोस और माँ छोड़ने का अफसोस, माँ के छूट जाने का अफसोस बख्शी साहब को जीवन भर रहा। उन्होंने अपने गीतों में लिखा, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, और एक उन्होंने पिंडी के बारे में लिखा कि सानेहा ये जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहाँ रह गई, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी झेलम में वो बह गई। उन्होंने माँ और मिट्टी को छोड़ने का जो गम था, आपको किस उम्र में एहसास हुआ कि मेरे जो पिता हैं, महान पिता हैं, जिनके पास फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग आते हैं, इस व्यक्ति के अंदर कोई गम है जो इसमें सफर करता है? हमें बचपन से पता था कि माँ की तरफ उनका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशन है, क्योंकि हम जब भी अपनी माँ से झगड़ा करते थे ना, हम बहुत झगड़ा करते थे अपनी मम्मी से, क्योंकि हम जब पढ़ाती थी तो मार भी पड़ती थी। जब हम माँ से अच्छे नहीं मिलते तो मम्मी मारती भी थी। मुझे इस पे बाद में एक सवाल पूछना है। तो हम जवाब देते थे, we used to be very rude to her sometimes, you know, as I used to be very rude to her sometimes। तो हमें डैडी हमेशा बोलते थे कि तुम अपनी माँ से बदतमीजी से बात करते हो क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। हमसे पूछो माँ से कैसे बात की जाती है जिनकी माँ 5 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। तो हमें तब से एहसास होता है, हम उसकी गहराई बाद में पता चलती है, लेकिन सब कॉन्शियस में तो रहता है कि माँ का क्या
महत्व है। और ऊपर से बचपन में ही मुझे याद है कि उन्होंने हमें कहानी सुनाई थी, जब वो पार्टीशन हुआ था तो वो रेफ्यूजी बन के उनको रातों रात दौड़ना पड़ा घर छोड़ के सारी फैमिली को। तो उनको पता चला कि रात को कुछ मोहल्ले में अटैक होने वाला है, तो जो भी कपड़े पहने थे, जो भी हाथ में आ चुका, जो भी हाथ से वो बटोर सके, वो लेके वो भाग के दिल्ली आ गए। दिल्ली में आए, रेफ्यूजी कैंप में 3-4 दिन निकले, तो थोड़े होश संभाले पूरी फैमिली ने। तो फिर एक से सबसे पूछा, भाई तुम क्या लाए? कोई चांदी के बर्तन, किसी ने चांदी के बर्तन उठा लिए, किसी ने पैसे, थोड़े ज्वेलरी ले आए। तो जब बख्शी साहब की बारी आई, तो ही वाज 17 ईयर्स ओल्ड, तब वो 17 साल के थे, 17 साल की उम्र की थी। और उनको पूछा कि बेटा तुम क्या लाए, घर से तुम क्या लाए उठा के, घर छोड़ के जब हम आए। तो उन्होंने जब अपना जो थैली खोली, तो उसमें जो सामान था वो देखा, तो उनको बहुत गालियां पड़ी उनके डैडी और उनके दादा से। उन्होंने बोला, बेवकूफ, तो ये क्या उठा के लाया है, ये क्या काम आएगा हमारे हिंदुस्तान में, किसी की क्या काम आएगा, ये कुछ और चीज काम की चीज ले आता। तो उसमें क्या था उस बैग में जब वो उठा के लाए उस वक्त रात को एज ए रेफ्यूजी, उसमें अपनी माँ की तस्वीरें थी। और उन्होंने अपने डैडी को तभी कहा था, दादा को, कि मेरी जो मेमोरीज है माँ की, वो 5 साल की उम्र के बाद कोई मेमोरीज नहीं, मेरी बहुत कम मेमोरीज है अपनी माँ की। तो ये जो फोटोज है ना, ये फोटोज के साथ ही मैं जिंदगी काटना चाहता हूँ। और अभी मैं भी बड़ा हो गया हूँ, और हम अभी बड़े हो जाएंगे और हम काम करेंगे, तो पैसा तो मैं कमा लूंगा, पैसा तो हम कमा लेंगे काम करके, मेहनत करके। माँ की तस्वीर कहाँ से लाऊंगा मैं अगर वो पीछे रह गई? बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आदमी नहीं सकता, कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है वो माँ। और कौन लिखेगा आपको कुछ? आपसे जब तक आप कुछ खोगे नहीं, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। एग्जैक्टली। होना पड़ता है। बच्चा हमेशा कहते थे कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। माँ पर तो उनके माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा। मेरी इधर नजर गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आदरणीय वाजपेयी सर को देखा, आदरणीय सरदाना सर को देखा, ओम प्रकाश जी किधर हैं? हाँ वो भी, और अशोक जी, क्योंकि वो लोग बास्केट पहन के आए हैं। मुझे इस बात की बड़ी चिंता थी कि मैंने अगर पहन ली और कोई दूसरा पूरे ऑडिटोरियम में नहीं हुआ तो बड़ा अजीब लगेगा। आपका अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी किराया दिया था तो पहन लेनी चाहिए थी। राकेश जी, एक उनकी अपनी खुद की कविता, क्योंकि कविताएं बाहर कम आई आनंद बख्शी साहब की, और मैं इससे संबंधित सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूं, गिर पड़ूंगा तो क्या हुआ, गिर पड़ूंगा तो क्या हुआ, क्या मैं संभल जाऊंगा। इस लाइन में ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सहारा दे रहे हैं। हम बाहर के लोग जितना जानते हैं आनंद बख्शी साहब के बारे में कि जब फूल खिले और हिमालय की गोद के बाद फिर उन्होंने कभी कमर्शियली वापस मुड़कर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने भी इंटरव्यू में कहा कि काम फिर कभी बख्शी साहब मांगने नहीं गए, काम उनके पास चल के आया, जिसको उन्होंने बहुत इज्जत और सम्मान के साथ किया। उस महान गीतकार को आपने उन पलों में भी देखा होगा कि जब वो टूटते थे, तो आनंद बख्शी साहब के पास ऐसा टूटने के लिए क्या था जब उनको लगता था कि मैं टूट रहा हूं, मुझे सहारे की जरूरत है, सहारा किसी और से नहीं चाहिए, मैं अपने खुद को सांत्वना दे रहा हूं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो कि पापा इस बात से या उन दिनों में टूटते थे? तो उन्होंने जो कविता लिखी है, मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ, गिर पड़ूंगा तो हुआ क्या समझ जाऊंगा। वो उन्होंने खुद पे क्यों लिख दी? क्योंकि उनका ये कहना था कि वो हकीकत ये है कि हम उनको लेजेंड कहते हैं आज, हम कहते हैं महान गीतकार, लेकिन उस गीतकार खुद जो थे उनको अपने में टोटल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो हर गीत के पहले जब कहानी सुनते थे, डायरेक्टर को बोलते थे, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल इमोशन है, ये बहुत मुश्किल कहानी है, पता नहीं मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, अभी मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, आप तो मुझे 2-3 दिन के बाद फोन कीजिए करो। मतलब आप सोचो कि इतने गीत लिख लिए, इतनी बड़ी फिल्में, इतनी सुपरहिट गीत लिख दिए, लेकिन फिर भी हर गीत से पहले जीरो कॉन्फिडेंस।
और ये मुझे बात पता चली क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बोला था कि तुम अभी राइटर बन रहे हो, कि तुमको कभी कभी लगता है, सेल्फ डाउट होता है अपने बारे में कि तुम लिख नहीं पाओगे। आई हाँ होता है, इसलिए बेटा मुझे भी होता है, तो अगर तेरे को होता है ना, यूर ऑन द राइट ट्रैक, तो तुम कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसलिए कि मेरा जो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यही मुझे शक्ति देता है कि नहीं, आई विल नॉट प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग एंड आई विल डू दिस जॉब। नहीं तो टेंशन होती है। मुझे याद है, मुझे तनुजा चंद्र जी ने कहा था कि मैंने जब दुश्मन फिल्म की कहानी बख्शी साहब को सुनाई तो वो एकदम चुप हो गए। तो मैंने बोला, आप थोड़ी देर के बाद मैंने उनको पूछा कि बख्शा आपको कहानी पसंद नहीं आई? इसलिए नहीं, मुझे कहानी पसंद है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये गाना लिखना बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत इमोशनल फिल्म है, उसका सिस्टर का रेप हो जाता है, फिर ये वगैरह वगैरह। तो शी सेड कि मैंने अपने दिमाग में सोचा बख्शी साहब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बख्शी साहब को मेरी कहानी पसंद नहीं आई है, उन्होंने मुझे टरका दिया। तो मैं एकदम निराश होकर चली गई घर। मुझे अगले दिन सुबह 8 बजे फोन आया बख्शी साहब के कि तनुजा तू क्या कर रही है, 4 बजे घर आ जाए। तो मैं आ गई घर आपके 4 बजे अगले दिन, और उन्होंने कहा कि तू मैं आपके घर पहुंची, मैं लिविंग रूम में बैठी थी और बख्शी साहब आए और रूम के दहलीज पे खड़े थे। उन्होंने मुझे सवाल पूछा, तनुजा तू पेपर पेन लाई है? हाँ बख्शी जी मैं लाई हूँ। इसे लिख। और वहां खड़े हुए उन्होंने उनसे लिखवाया, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। क्या कहा तनुजा, ये फिल्म मैं लिख पाऊंगा। क्या बात। तो जब तक वो खुद एक मुखड़ा या एक अंतरा या एक कुछ एक थॉट जब तक वो लिखेंगे नहीं ना, उनको लगता था यार ये जब तक ये पंजाबी में इश्यू से डॉक्टर साहब गरारी गरारी है, ये चलती है तो चलती है, नहीं चलती तो ये था कि पता नहीं मैं कैसे लिख जाता हूँ। तो जब तक वो खुद लिखते नहीं थे ना, उनको he had no confidence that he can do it. This is, believe it or not, he had to write something to tell himself, you know what, बख्शी तुम भी लिख पाओ, चलो आगे बढ़ो। बड़ा कमाल का सीख है इसमें यार, किसी के लिए भी। क्या बात है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो कभी कभी अपना आत्मविश्वास खोते हैं, वो इस बात की गारंटी न माने कि अगर मैंने आत्मविश्वास खोया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आनंद बख्शी साहब जैसे गीतकार अगर ये सोचते हैं कि मैं लिख पाऊंगा क्या और वो क्या है, उस पर हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं। मैं ये बता दूं कि मैंने बड़े दिल पे पत्थर रख के अपने बोलने का जो टाइम था वो छोड़ा था, और उसी तरह दिल पे दूसरा पत्थर रखकर जो मेरा इसका टाइम था सर से बातचीत का, उसमें से कुछ समय बहुत ही पत्थर रख के मैं 3 या 4 सवाल वहां से भी लूंगा, है ना। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा उसमें हम लोग जब समापन की तरफ जाएंगे, ममता जी मुझे पता है मैं आपको देख रहा हूँ, है ना। मैं बार बार ये मोबाइल पे जो देखता हूँ, मैं मैसेज नहीं देखता, एक्चुअली मैं टाइम ही देखता हूँ, मैं टाइम ही देखता हूँ। तो सर मुझे एक चीज़ बताया, आपके जैसा आपने कहा कि गरारी वाली बात आपने कही, ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने कहा था कि सवाल और पूछूंगा। अभी अच्छी बातें काफ़ी हो गई उनके बारे में बहुत देर से। घर में सेलिब्रिटी कौन था, माँ या बाबा? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब घर में एक व्यक्ति बहुत बड़ा कद होता है तो दूसरा जो व्यक्ति है वो थोड़ा पीछे छूट जाता है। माता जी के बारे में बहुत कम बात होती है। घर में माँ ज्यादा मतलब सेलिब्रिटी थी बड़ी या पिताजी? पिताजी अगर क्या माता जी से कहीं दबते थे, झुकते थे, तो प्यार वाला गाना झुकना, या माता जी ही उनसे दबती झुकती थी? आपका तो मैं आऊंगा इसके। उनका जब झगड़ा हो जाता था ना दोनों का, तो हमें पता चल जाता था, क्योंकि वो फिर पंजाबी में होता था। सारी बातें, खाना क्या बना है, बच्चे कहाँ हैं, स्कूल आया है, स्कूल से आया कि नहीं आया, उसकी कॉलेज की फीस भरी कि नहीं भरी उसने, ये सब हिंदी। हाँ, लेकिन जब झगड़ा हो जाता दोनों का तो पंजाबी में, पंजाबी का झगड़ा और बातें हिंदी में। और 1990s, आई थिंक 1998, 99 में एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा था कि बख्शी साहब आपकी 2 सवाल बड़े अच्छे पूछे थे उसने, कि बख्शी साहब आपकी सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है, शोले या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? तो बख्शी साहब ने कहा मेरी सबसे बड़ी फिल्म मेरी जिंदगी में भला आदमी थी, 1958, जो फ्लॉप हो गई थी, फ्लॉप। तो वो बड़ा चौंक गया वो जर्नलिस्ट, उसने सोचा कोई मसाला मिलेगा मुझे, दिलवाले की बातें होगी, शोले की कोई बातें होगी खास। इसने बख्शा ये क्या जवाब है, वो तो फिल्म का नाम तो मैंने भी नहीं सुना है।
इसे बेटा उस फिल्म ने ही मुझे गीतकार बनाया था। तो मेरी जिंदगी में वो फिल्म सबसे बड़ी फिल्म है मेरी, जिसने मेरे को मेरे नाम के सामने गीतकार लिखा है। सेकंड सवाल उसने पूछा कि आप व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ए सक्सेस, क्या फॉर्मूला है आपका, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस? इसे मेरी बीवी। तो इसे क्यों? ये क्योंकि उसने मुझे शुरू से इतनी आजादी दी कि पक्षी तुम गीत लिखो, बच्चों को घर को मैं संभालूंगी। क्या इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में ना सुभाष भाई ने किया, ना यश चोपड़ा ने किया, ना शक्ति सामंत ने किया, ना किशोर कुमार ने किया, ना आर डी बर्मन, ना लक्ष्मीकांत बेर्ला, कि उसने मेरा घर संभाला। और लोग मुझे कहते हैं कि अरे क्या लेगेसी तेरे डैडी की यार, क्या 4000 गाने, 650 फिल्में, दुनिया में नाम। और मैं अपने दिमाग में ये सोचता हूँ कि भाई मेरे सबसे बड़ी लेगेसी मेरे पेरेंट्स की ये है कि उनके गए हुए 25 साल होने को आए, और मी एंड माय ब्रदर, मेरा भाई और मैं और मेरी 2 बहनें, हम आज भी जुड़े हुए हैं। क्या वाह। तो मैं कहता हूँ ये संस्कार होता है, ये दिस इज द रियल लेगेसी ऑफ एनी पेरेंट, एनी फैमिली, इज दैट सिबलिंग्स आपने जो पैदा किए वो साथ में है कि लड़ मर गए हैं। यही तो लेगेसी होती है सर। क्या बात सर। उसी संस्कार की बात, आपके परिवार के संस्कार की बात करता हूँ। सिर्फ 1 लाख रुपए आनंद बख्शी साहब जैसा नाम बेटे को दिए, यानी कि आपको दिए। जिस माँ की आप बात करते हैं, आपको ऐसा कभी जलन हुई कि माँ के प्रेम में आपको उन्होंने पीछे छोड़ा, कि लाख रुपए राकेश बख्शी जी ने लिए आनंद बख्शी साहब से, उन्होंने कहा बेटा 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ले आओ, साइन कर दो, फिर दूंगा। ये क्या होता? माता जी के चक्कर में ये भी हो गया घर में तो संस्कार? मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मेरा बिजनेस नहीं चला अच्छा, बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। वो मुझे 15 साल के बाद पता चला कि आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन। लेकिन बीच में मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो बच्चा किसके पास जाएगा? या तो डैडी के पास जाएगा या दादाजी के पास जाएगा। इन दोनों के पास माल होता है, दादाजी और डैडी। दादाजी तो हमारे थे नहीं, तो डैडी के पास गए। कहने वाला ठीक है कितना चाहिए देखो। आई सेड आई वांट 1 लाख रुपीज, और 1990s की बात है। लॉट ऑफ मनी, 1 लाख रुपीज। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला ठीक है कब चाहिए? आई सेड बस 2-3 दिन में, कभी भी, 1 हफ्ते के अंदर। इसे ठीक है। हमारा अकाउंटेंट था, उसका अकाउंट को बोला जाए अपना 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दे दो और उस पर एक अग्रीमेंट बनाओ लोन का। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, बोला लोन का अग्रीमेंट? हाँ बेटा साइन करना पड़ेगा ना, तो पैसे दे रहा हूँ मैं। अच्छा डैड, आई योर सन? किसी बेटा तू आज मेरा बेटा है, कल मेरा बेटा नहीं होगा तो? He said that मेरे पैसों पे हक तेरा नहीं है, तेरी माँ का है। मेरे जाने के बाद पहला हक तुम्हारी माँ का है, क्योंकि उसने मेरे से शादी की थी, तुम तो बाद में आए, तुम लोग बाद में आए। तो that is the importance he gave to wife, कि because she comes first in your life, बाकी तो बाद में पैदा होते हैं, you know. So that is what we also learned, importance of the husband-wife relationship. क्या है ये वाला, अगर जो हिस्सा है वो शूट किया होगा अगर किसी ने, आपने तो किया ही ओम प्रकाश जी, या जितनी हमारी महिला शक्ति यहाँ पर है, ले जाके अपने पतियों को जरूर दिखाएगी कि देखो आनंद बख्शी साहब भी ऐसा करते थे कि पत्नी का इतना ख्याल रखते थे। खैर अपने घर एक बार आई वांट टू इंटरप्ट, अभी माँ का बात, मम्मी की बात हुई तो बहनों की भी बात करता हूँ। एक बार मैंने डैडी को बोला, डैड यहाँ बोलो। अच्छा डैड यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड। He said, क्या discriminated? I said, yes, you have discriminated against us. He said, what do you mean discriminate against you? तुम बड़े-बड़े शब्द सीख के आए थे कॉलेज में। What do you mean? मैंने कहाँ discriminate किया तुम में, सब में? I said, देखो हम 2 बहन हैं 2 भाई हैं। आपने कभी-कभी मम्मी अपना बड़ी बहन को ये अलाउ किया, छोटी को ये अलाउ नहीं किया, मुझे ये अलाउ किया, बड़े भाई को अलाउ नहीं किया, उसको ये अलाउ किया, इसको ये अलाउ नहीं किया। आप you are not equal with everybody. You always did something for the other and you didn't let the other do it the same thing. You got very angry. He said, बेटा मैं अपनी माँ के पेट से ना बाप बन के नहीं निकला था, तुम लोग ने मुझे 4 बार बाप बनाया, और हर बार हर बच्चे ने मुझे सिखाया हाउ टू बी अ बेटर फादर। क्या बात। जो मैंने गलतियां पपी के साथ की, मैंने गोगी के साथ नहीं की। जो मैंने गोगी के साथ गलती की,
मैंने कोशिश की तुम्हारे साथ ना करूं। जो गलतियां मैंने तीनों के साथ की, मैंने सोचा कि रानी के साथ नहीं करूं। मैं यू नो जस्ट लाइक हाउ हम लोग वी आर ट्राइंग टू बी बिजनेसमैन, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, लवर्स, हस्बैंड वाइफ। एक माँ बाप भी तो बाप और माँ बनने की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। You realize after this that they are also struggling how to be a better mother, how to be a better father. So this is a learning also I बहुत बढ़िया, feel. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पास इतने सारे सवाल हैं कि मतलब देखने से पहले मुझे लगता है कि इसमें से 2% ही पूछ पाऊंगा। गुप्ता जी बहुत प्यारे लग रहे थे, आप जब फोटो खिंचवा रहे थे बहुत प्यारे, आप ऐसे बहुत प्यारे लगते हैं। नहीं बीच में बोल देना चाहिए, अच्छा लगता है ऐसे। राकेश जी, बहुत आरामी है। एक शब्द जब आप बचपन से सुनते हैं कि भाई महान गीतकार आनंद बख्शी, लीजेंडरी लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, तो ये जो शब्द है लीजेंड, आपको कब पहली बार ऐसा हुआ? हम तो अपने पिता को पिता के तौर पर ही देखते हैं, अगर पिता प्रधानमंत्री भी है तो हो सकता है कि हम उसकी मूंछ खींच दें, वो हमारा क्या कर देगा। आपको ये किसी बांसुरी वाले से पता चला? इसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया है, तो प्लीज थोड़ा सा उस पर बताएं कि आपको अपने पिता सेलिब्रिटी के तौर पे जो हम जानते हैं, आपको किस वजह से वो लगते हैं कि ये असली उनकी उपाधि या असली कामयाबी थी उनकी? तो जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे पिताजी हमारे डैडी होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम इंग्लिश में लिख पढ़ लेते हैं तो वो फिर डैड हो जाते हैं, डैडी से डैड बन जाते हैं। और जब आपको होश आता है दुनिया में पैसा, नाम, इज्जत, घर, गाड़ी क्या चीज़ होती है, फिर देन आपको पता चलता है कि यार ये सेलिब्रिटी भी है, यू नो। और स्कूल में तो मुझे पता चल गया क्योंकि स्कूल में 2-3 ऐसे प्रोफेसर थे हमारे जो बहुत बड़े फैन थे डैडी के, तो मुझे थोड़े बड़े दे वो वेरी नाइस टू मी, अरे यार हाँ ठीक है कर लो बेटा, तुम्हारा गाड़ी का गाना सुना था उस दिन, क्या गाना लिखा, मजा आ गया। तो उस चक्कर में मैं समझ रहा कि मेरा डैडी कुछ है यार। हमारा टीचर भी हमें मुझे माफ कर देता है गलतियों के लिए। लेकिन जब वो गुजर गए तो लोगों ने एक नया वर्ड जोड़ दिया बख्शी साहब के साथ, लेजेंड। तो मुझे काफ़ी बार ये वर्ड मेरे फ़ोन पे या सोशल मीडिया पर आता है, लेजेंड आनंद बख्शी सन, लेजेंड आनंद बख्शी का गाना। तो मैंने एक दिन जाके गूगल किया कि यार ये लेजेंड का मतलब क्या होता है यार, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम तो यूज़ भी करते आ रहे हैं बिना नोइंग द मीनिंग। तो मैंने जाके डिक्शनरी में पढ़ा वर्ड लेजेंड का क्या मतलब होता है, कि व्हाट इज द रियली मीनिंग ऑफ अ लेजेंड। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर माय ओन फादर आई शुड नो व्हाट इट मींस। खैर उसका एक जो भी डेफिनेशन लिखा था मैंने पढ़ लिया। लेकिन कुछ साल पहले जब ये बायोग्राफी में लिख रहा था तो थोड़े खत्म होने में आई थी, 1 साल बच गया था, 1 साल पहले पब्लिश होने से 1 साल पहले। तो एक बांसुरी वाला हमारे बिल्डिंग से नीचे गुजरता, सड़क से गुजरता जा रहा था। उसने चप्पलें भी नहीं पहनी थी और बड़े उसके कपड़े सॉइल्ड क्लोथ्स। ही वाज वेरी यंग, ही वाज बी अराउंड 35-30। और वो मेरे नैना सावन भादो गाना, महबूबा फिल्म के गाना बांसुरी में बजाते बजाते जा रहा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, डैडी का गाना इतना पुराना 1970s की फिल्म है, कि यंग बांसुरी सेलर इज प्लेइंग द फ्लूट एंड तो मेरे को आई वांट टू गिव हिम समथिंग। तो मैंने वॉचमैन को बोला उसको ऊपर भेजो। तो ऊपर आया और तो मैंने उसके हाथ में थोड़ा बख्शीश रखा, आई केप्ट सम लिटिल मनी आई गिव हिम। तो मैंने जब उसको पैसे दिए तो उसने पैसे जेब में डाल के उसने मुझे एक बांसुरी निकाल के मेरे हाथ में दे दी। तो ऐसे मुझे बांसुरी नहीं चाहिए, मैं बांसुरी बजाता भी नहीं हूँ। तुमने जो गाना बजा रहे थे ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई वांटेड टू गिव यू अ बख्शीश। तो उसने कहा सर आप पैसे दे रहे हैं, आप कुछ तो लीजिए मेरे से। तो मैंने वो बांसुरी रख ली। वो मैं बांसुरी लाया हूँ इधर आपको दिखाने के लिए, क्यों कुर्सी में रहेगी पीछे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये लड़का। बोला यार साला ये भिखारी नहीं है, ये साला डिग्निटी वाला आदमी है। तो मैंने उसको बोला तुमको पता है जो तुम गाना, ये तुमको पता है ये नाम क्या लिखा है हमारे घर के बाहर? तो इसे नहीं सर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। ऐसे आनंद बख्शी लिखा है। इस गाना साहब नाम तो सुना है। ऐसे ये जो गीत तुमने अभी बजा रहे थे ना, ये बख्शी इनका लिखा हुआ है, मैं उनका बेटा हूँ। इसे अच्छा वेरी गुड। फिर मेरे को पता नहीं क्यों मैंने उसको बोला तो अंदर आ। उसको मैं अंदर ले गया, लिविंग रूम में ले गया। और लिविंग रूम में एक हमारे ड्रॉर के अंदर एक एल्बम है जिसमें सारी बख्शी साहब ने सारी तस्वीरें रखी थी ऑफ ऑल म्यूजिक कंपोजर्स एंड सिंगर्स।
लता जी, आशा जी, कल्याण जी आनंद जी, रहमान, अनु मलिक, he worked with 95 composers के साथ काम किया उन्होंने। तो मैं उसको सब तस्वीरें दिखाता गया और मैं उसको गाने बताता गया, देखो ये लक्ष्मी जी, प्यारेलाल जी, ये गाना उनका है सरगम का, हाँ ये गाना मुझे मालूम है, ये आर.डी. बर्मन है, ये गाना उनका है गुलाबी आंखें, हाँ मुझे मालूम है। तो उस जब मैं उसको फोटो दिखाता गया तो वो हर फोटो पे ऐसा करे, ऐसा करे, तो मैं उसको दिखाता गया वो हमेशा ऐसा करे। तो मैंने फिर जब एल्बम खत्म हुई मैंने उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इस साहब मैं इनकी वजह से 2 वक्त की रोटी खाता हूं। He went away, but he did not go away from my thoughts. वो फिजिकली चला गया, मैं अंदर गया रूम में, मेरा लैपटॉप चालू रखा, मैंने इस किताब का नगमे किससे बातें यादें उसका लास्ट चैप्टर लिखा, क्योंकि मैं उस दिन उस गरीब बांसुरी वाले भी It defined the word legend को। लेजेंड वो लोग होते हैं जिनके जाने के बाद किसी का घर, किसी का किचन भी चल सकता है, वो होता है लेजेंड। तो ऐसा कोई काम करे आदमी जिसके जाने के बाद भी कोई 2 रोटी खाए आपके नाम पे, वो लेजेंड बन गया है। आपकी आंखों में जो नमी है राकेश जी आज भी, वो इस बात की जो है तस्दीक करती है कि आपने किस तरह अपने पिता के रूप में और एक इंसान के रूप में आज तक उनको अपने अंदर जिंदा रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या छोड़ा जाए, क्योंकि हमें 10 मिनट में समापन करना है इस सत्र का और बाकी भी लोग हैं। फिर भी मैं आपसे 2 छोटे छोटे सवाल जरूर चाहता हूँ। एक तो ये कि हम बाहर से जो रूप देखते हैं किसी व्यक्ति का, हमेशा कामयाब, पैंट शर्ट कोट पैंट में बड़े बड़े लोगों के साथ, और आनंद बख्शी साहब जब अपने आखिरी दौर में थे तो पान न छोड़ पाना या सिगरेट न छोड़ पाना या शराब न छोड़ पाना, उसका उन्होंने बहुत बार अपनी डायरी में जिक्र किया, आपने ही लिखा है वो। क्या इतने बड़े कामयाब आदमी को कोई ऐसी चीज भी लगती थी कि मैं इसमें बुरी तरह नाकामयाब रहा? कोई ऐसा जीवन का कोई हिस्सा या कोई ऐसा वो था उनको कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया? कहते हैं ना मलाल, क्या उनको कोई मलाल था कभी? मलाल एक ही था शायद, क्योंकि उन्होंने मुझसे उस मलाल के लिए माफी भी मांगी थी हमसे। मुझे और मेरे बड़े भाई को, दोनों को लास्ट फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ ही कॉल्ड अस एंड ही सेड दैट आई वांट टू से सॉरी टू यू बोथ। सो आई सेड बट डैड व्हाई सॉरी? इसे नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें तुमको अलाउ नहीं की। गोगी को फिल्म डायरेक्टर बनना था, मैंने उसको अलाउ नहीं किया। तुमको XYZ करना था, मैंने तुमको अलाउ नहीं किया। और मुझे ये रिग्रेट है कि मैं आई शुड हैव लेट यू डू व्हाट यू वांट टू डू। सो लेकिन मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमको अगर कोई भी चीज से रोका, आई डिड नॉट स्टॉप यू बिकॉज आई डिड नॉट लव यू, आई स्टॉप्ड यू बिकॉज आई लव यू। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि यार तुमने बख्शीनाथ को गए हुए तो 2002 में गए हैं, तुमने 17 साल 19 साल के बाद उनके वाइफ ने थी, इतने साल क्यों लग गए? तो मुझे तो ऐसा कोई जवाब नहीं था उसका, लेकिन एक बात मुझे जहन में आती है कि हम कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो बचपन से लेकर अंत तक अविद्या से विद्या की तरफ जर्नी होती है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जात का हो, कोई भी जाति का हो, सबका जीवन का एक ही गोल होता है, फ्रॉम अविद्या टू विद्या। और हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि अगर अविद्या से विद्या जाओ तो मोक्ष मिलता है, राइट? मैं अभी भी जीवनी लिखने के बाद भी जब इतने बड़े बड़े दिग्गज राइटर से मिलता हूँ, ये जब गानों के ये गाने में ये लिखा है, ये इतने में ये लिखा है, ये लोगों ने भी कही कितनी बातें कही हैं, मैं अभी भी अविद्या से विद्या डैडी के बारे में गीतकार में फिर भी सीख रहा हूँ। मेरी जर्नी चालू है। ऐसे लोगों को मिलके मेरे को लगता है कि मेरी जर्नी फ्रॉम अविद्या टू विद्या, और द गीतकार आनंद बख्शी नॉट द फादर, अब भी जारी है। और इन लोगों से मैं जितना ज्यादा मिलूंगा वो अविद्या उतनी कम होगी।
क्या बात है। मैं ठीक सिर्फ मेरी तरफ से आखिरी सवाल पूछकर, और ये वाला तो आपने जिक्र कर दिया कि इतने साल किस नगमे किससे बातें यादें को क्यों लगा, क्योंकि करीब आपने आई थिंक 2005 के आसपास शुरू की थी और अब जाके वो प्रकाशित हुई। क्योंकि उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता था, मेरे पिता ने मुझे एक बार कहा, आदरणीय बख्शी साहब ने, कि जो करना अपने नाम से करना, मेरा नाम बाद में इस्तेमाल करना। तो पहली किताब राकेश जी चाहते थे कि जो है वो उनकी अपनी किताब आए, डायरेक्टर्स डायरी, उसमें जिसमें बहुत खूबसूरत किताब है, उसका दूसरा एडिशन भी आया है। और मैं एक सिर्फ सवाल, मुझे बहुत, अशोक जी अगली बार 2.5-3 घंटे का समय कम से कम दीजिएगा, जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो और इतने खूबसूरत, इतना बेहतरीन बोलने वाले वक्ता हो। गीतकार के तौर पे हम सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, पिता के तौर पर, क्योंकि आपके दादा साहब जो थे वो बहुत टफ आदमी थे, जैसा खुद आनंद बख्शी साहब ने लिखा है कि पिता जैसे होते हैं वो सही, उन्होंने उस लिखा है। जमाने में बोलते थे ना पंजाबी में, कंजरों का काम। तो कंजर मीन्स वेस्ट्रल। हाँ, तो क्योंकि पिता, उनको लगता है कि बच्चे, उन्होंने कहा है आनंद बख्शी साहब ने कि मेरे पिता कहीं गलत नहीं थे, वो एक पिता की तरह से ही सोचते थे, लेकिन मैं क्या करता, मेरे सपने थे, मुझे उनके पीछे जाना था। इतने अलग तरह के पिता के अनुशासन में वो बने, प्लस फिर वो आर्मी में रहे, नेवी में रहे, खुद भी बहुत अनुशासन वाले व्यक्ति थे, ऐसे और कामयाब थे। तीसरा ये एक होता है, कहते हैं ना कि सॉरी, वो कहते हैं ना नीम करेगा चढ़ा, और तीसरा कुछ और कि वो बहुत कामयाब व्यक्ति थे। एक अकेला कामयाब ही हो पिता तो बड़ा मुश्किल होता है संभालना। एज ए सन आपको उनके साथ एडजस्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल हुई आपके, कभी किसी बात पर तो उनके साथ आपकी कहीं ना कहीं विवाद तो होता होगा, क्योंकि आपकी अपनी बहुत विवाद होता था, बिकॉज यू सी, एक तो क्या मेल ही, वो था मेल, क्लैश तो होगा ही होगा। सेकेंडली आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था ना, तो फर्स्ट टाइम मेरा आई फेल इन लव, और डैडी ने मुझे एक हीरो, एक होंडा मोटरसाइकिल खरीद के दी थी। देखो तो मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल इन बॉम्बे सिटी, और मैं मेरी गर्लफ्रेंड को उस पर घुमाता था। ये इन्होंने पहली बार बोला गर्लफ्रेंड, वो तो गर्लफ्रेंड थी। हाँ, कॉलेज के दिनों में। तो एक दिन मैं घर आया तो डैड ने बोला, यार सुनो। ऐसे, हाँ डैड, मैंने सुना तुम्हारा कोई चक्कर शुरू हो गया है। मैं बोला, यार इसको पता कैसे चल गया डैडी को कि मेरी गर्लफ्रेंड है? ऐसा नहीं नहीं, मेरा कोई चक्कर वगैरह नहीं, जाने में देखो, देख रहा पैंट शर्ट में क्वार्टर पे घुमा रहा था लड़की को, कौन है वो? सुना तेरा तो चक्कर वक्कर चालू हो गया। ऐसे नहीं डैड, ऐसे फ्रेंड है, कॉलेज में थी, इसे देखो बेटा, ये तुम अभी बैचलर, ये तुम्हारे पढ़ाई के दिन है, ये सब बकवास बेकार बातें बंद करो। आई डोंट वांट टू सी हर एवर अगेन विद यू एंड नॉट ऑन द मोटरसाइकिल आल्सो। मेरे को बहुत गुस्सा आया। आई एम जस्ट 20 years old, 19, 20, young blood, and I'm thinking my dad is outdated. I said, Dad, you're a bloody hypocrite. He said, what do you mean? What do you mean bloody hypocrite? एक तो bloody, what do you mean by bloody, what is hypocrite? I said, Dad, बचपन से आप गाने लिखते आ रहे हो, हमको सुनाते आ रहे हो, सावन का महीना पवन करे शोर, आई 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 तेरी याद आई, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हाँ, लड़ी है। और अब अभी आपके बेटे का चांस आया, आप बोलते हो कि पढ़ाई करो। ऐसे लोग लिखोगे because you are saying something else to the song is saying something else to me. Is that बेवकूफ? वो गाने लिखने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। इट्स अ पेड जॉब, मुझे पैसे दिए जाते हैं, और वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स के लिए लिखता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लिखता। ये हमारा पेशा है, लिरिसिज्म एक पेशा होता है, प्रोफेशन होता है। तो ऐसी 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 मजेदार बातें भी, अभी मजेदार लग रही है, तब तो फट गई थी हमारी। उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी ले ली थी, 3 महीने वापस नहीं की थी चाबी। हाँ, चाबी वापस की तो टायर में भी हवा नहीं थी। तो वेस्ट की बस से घूमने जाते थे आप, या फिर बंद हो गया वो मामला? उसमें नहीं जाते हैं। मेरे दिल को पत्थर रखने का समय आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 सवाल हम जो भी आप पूछना चाहें, लेकिन छोटा सवाल और छोटा सा आंसर। जी, अपने नाम के साथ अगर हमारा कोई बंदा हमको माइक दे सकता है तो प्लीज। सर आपको जवाब देना राकेश जी। मेरा नाम भी राकेश कुमार गुलाटी है। तो और हमारा हेड स्टाइल भी कॉमन है। हाँ, उनका नाम था आनंद बख्शी, तो मेरा नाम बॉलीवुड से
मेरी है बॉलीवुड हेल्थ। मैं 48 से 65 साल रोगों में रहा। फिर मेरी दादी का मेरे को ख्याल आया कि 2 घंटे मंदिर में डांस करती थी। मैंने डांस शुरू किया हर गानों पे, और मेरी 16 साल की मेडिसिन खत्म हो गई। और मैं पहले अशोक गुप्ता जी को भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी किया और प्रोग्रामों में किया। मैं इनके साथ 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सर, मैं इतना ही कहूंगा, सर, मैं सवाल इतना ही चाहूंगा। पहला गाना मैं जो लोगों को हेल्थ के लिए बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ सुबह 6:55 7:55 हो, या बीबी बुला ले हस्बैंड को, या हस्बैंड बुला ले कि 55 हो गया, आप बचपन चलो गाना लगा दो, तो 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का। और मेरा मानना है कि सारे दिन की एनर्जी आदमी की 17 की रहेगी और लेडीज की 16 की रहेगी। मेरा पैशन है हर आदमी को 17 का करना, 16 का करना। सर, मैं बहुत के साथ बहुत मैं चाहूंगा सवाल पूछे सर, क्योंकि हमारे पास बहुत मैं सवाल ओके, सवाल मेरी हेल्थ है, हैप्पीनेस है। सुबह यूट्यूब बनाया हैप्पीनेस गुलाटी आनंद और हैप्पीनेस। धन्यवाद सारी टीम को। मैं गुजारिश करूंगा जो भी माइक लें वो सवाल सवाल राकेश नहीं आ जाइए। मैं थोड़ा बहुत गीता बताता हूँ। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है एक बरगद के नीचे दूसरा बरगद नहीं बना सकता, तो एक इतने बड़े बरगद के नीचे जब आप खड़े हुए तो आपने एक अलग जमीन तलाशने की कोशिश की या बरगद के बोझ से आप दबे रहे? धन्यवाद। अच्छा सवाल है, गुड। बहुत अच्छे साहित्य का है सुभाष जी। बरकत का बोझ तो होता ही है, लेकिन बरकत की छाव भी तो होती है। हम उस छाव में पल। बहुत बढ़िया, और दूसरी बात यह है कि जब आपके पिताजी ऐसे इंसान हैं जो आपको मुंह फट जवाब दे सकते हैं, ये तो बेटा होगा भार बच्चे, यू नो ही डिडंट ट्रीट अस कि बेटा तो आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम, आई हैव टू बी नाइस टू यू। बच्चे वैल्यूज है वो, आई रिमेंबर ही गिव अस गिव मी अ जॉब टू डू, तो मैंने वो काम नहीं किया। कि मैं कहते हैं अरे बेटा वो तुमने काम हो गया, ऐसे नहीं मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसे मेरा मूड नहीं था। इसे बेटा जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा ना गाने लिखने का, किचन में रोटी नहीं पकेगी घी के साथ। तो व्हेन यू नो ही टोल्ड मी दैट तुमको अगर बंबई शहर में रहना है, बंबई शहर में रहने के लिए, बॉम्बे शहर में खड़े होने के लिए, दिस इज द सी की गेम मी, बंबई शहर में खड़े होने के लिए दौड़ना पड़ता है। तुम जब तक दौड़ोगे नहीं तुम खड़े नहीं हो सकते इस शहर में। तो when you have a father, when you have Barkat, a tree who doesn't spare you, he pokes you with a thorn when it is needed. You don't make too many mistakes. हरिंदर पाठक साहब ने कहा कि वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं। ये नीचे सर पंजाबी लेकिन जवाब हिंदी में मिलेगा। हम समझ तो जाएंगे लेकिन बोल नहीं सकेंगे। एक गल दसो, पहला ऐदा हुंदा सी ਜਿਹੜੇ गीतकार ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੀ में आ जाओ, चलेगा ਚੱਲਣ ਦੋ। ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? बहुत बढ़िया, तो इसका जवाब बख्शी साहब के अच्छा सवाल। इंटरव्यू में उन्होंने दिया है। उनके ही लफ्ज में आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई हक ही नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँ, क्योंकि ही इज नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ, ही इज डेड एंड गॉन। उनके शब्द में उन्होंने क्या कहा था, इसे कि मैंने जब भी गीत लिखे हैं शुरू से, क्योंकि वो 13 साल की उम्र से मोहल्ले के बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए और बड़ों के लिए शादियों में सहरा लिखते थे। तो वो बचपन 13 साल की उम्र से नज़में लिख रहे थे, कंपोज कर रहे थे, गा रहे थे और एक्टिंग भी करते थे। गजब। रामलीला में पूरी रामलीला लिखते थे। तो ही सेड इन हिज ओन वर्ड्स कि मैंने जब भी गीत लिखे, भले वो एस डी बर्मन के लिए हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए हो, रहमान के लिए हो, कोई भी हो, लिखते हुए धुन आती है। क्योंकि एक पोएट मीटर में लिखेगा तो धुन बन जाती ही है। तुम आप सरस्वती को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग नहीं कर सकते, वो एक ही चीज है, वो सरस्वती ही है। हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए, कंपोजर है, ये सिंगर है, ये राइटर है, ये वो है। इसे के और जब मैं कंपोजर को जो मिलता हूँ डायरेक्टर के साथ, तो मैं बाय एंड लार्ज आई विल ऑलवेज
recite what I have written with a tune which has come naturally while writing. Okay. Then I leave it to the composer. फिर मैं composer पे छोड़ देता हूँ, उसको वो reject कर दे, उसको वो tweak करे, या उसको वो बदल दे. Then he said, then I have no control over it. I do not कि नहीं यही होगा. अगर ऐसा होता, why will 95 composers work with him? 95 composers. You are so amiable with people. People love to work with you because you are not only giving your best, you have no ego कि यही रखो. धन्यवाद राकेश जी और सभी का धन्यवाद. मैं बहुत एक सवाल मैं भी पूछना चाहती दो हूँ पूछिए. कि जब वो गाने लिखते थे जब फिल्मों के लिए तो बहुत सारे अंतरे लिख करके ले जाते थे, जबकि उसमें इस्तेमाल तो वो 2 या 3 ही अंतरे होते थे. तो वो जो अंतरे होते थे वो कहीं आपने उस तरह से घर में रखे हुए या उनको कभी नहीं, वो बाहर लाने की बाद में वो योजना भी नहीं है? रखते थे, वो तो डायरेक्टर को दे देते थे. अच्छा. उन्होंने मुझे जो पैसे दिए उसका ये हिसाब है, ले जा, जो करना कर. राकेश जी He wrote 59 अंतराज तो जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे. 59 अंतराज. पूछा राकेश जी से, आयन बख्शी जी ने की कुड़िया में गाना गाया था 80 दशक में. हाँ जी. 2 गाना बड़ा फेमस हुआ था. हाँ, वो बालों में बाहर है. मेरी उम्र 16 साल थी, मैं गुनगुनाता था. वाह. तो मोम की गुड़िया का आपने नहीं पूछा चाहिए था. मैं नहीं पूछा चाहिए क्योंकि वो गाना हम रखने वाले हैं. हाँ, वो इस बात को बहुत कम, इस बात को ज्यादातर लोग जानते हैं कि आनंद बख्शी साहब पहले सिंगर के तौर पे उनका बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए. वो चरस का भी जो शुरुआत की 4 महीने हैं उनकी मोम की गुड़िया में तो उनके दो गाने हैं, बहुत फेमस गाने हैं. जी आप एक सवाल पूछिए, ये आखिरी सवाल होगा. मैं बहुत माफी एक सवाल सर मेरा थोड़ा ट्रैक सेट करें, काफी मतलब डिस्कशन हुआ बख्शी बोल. मेरा बस ये कि जो गीतकार समीर है वो क्लेम करते हैं कि उनका गिनीज बुक में नाम है, ये है व्हाटएवर थिंग्स. बट समीर साहब ने आई थिंक 30-32 साल उनका कैरियर है और लास्ट 10 साल से उनके बंद भी हो गए. और बख्शी साहब ने 44-45 साल गीत लिखे. तो राकेश जी आपने इतना एनालिसिस किया, बुक्स लिखी है, तो अब कभी आपको डाउट नहीं हुआ कि मतलब व्हाई शुड आई नॉट क्लेम और गिनीज बुक और ये? थैंक यू. इसका जवाब एक एक अलग तरीके से मैं आपको देता हूँ. मुझे सुभाष भाई साहब ने बताया था कि 2 लोग फिल्म इंडस्ट्री में जिनको मैं थक गया बोल के कि प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, मेरी फिल्में चल रही हैं, आपके गाने चल रहे हैं, आप ज्यादा पैसा लो मेरे से, मैं देने को रेडी हूँ. मुख्तार कैन पे यू मोर. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी दोनों का एक ही जवाब होता था हमेशा कि हम मुंबई काम करने आए थे, पैसा कमाने नहीं आए थे. अगर मैंने तेरे से ज्यादा पैसे लिए तू तो दे देगा, तू तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है. लेकिन मेरी जिंदगी से ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं जो शर्माएंगे आने से. तो मेरी जिंदगी से हमेशा भी कट जाएंगे बिना मुझे बताए. तो मैं तो यहाँ काम करने आया था. जो लक्ष्मी आई है वो तो सरस्वती के पीछे आई है. तो मैं क्यों उसको, मैं क्यों लक्ष्मी को ज्यादा ध्यान, मैं सरस्वती पे ध्यान दे रहा हूँ. क्या बात है. अरे तो that's why it doesn't matter 3,000 or 4,000. जहां तक लक्ष्मी और सरस्वती का सवाल, इस बात को सब लोग जानते हैं कि साहिर साहब जब यश चोपड़ा जी के लिए लिख रहे थे, साहिर साहब ने एक बार कहा कि जाके आप आनंद बख्शी से लिखवाइए. आनंद बख्शी साहब को 11,000 रुपए वो देकर गए और अगले दिन जब ये घटना घटी तो उन्होंने ये कहा कि जब तक साहिर साहब लिख रहे हैं, साहिर साहब का बहुत एहसान मानते थे. उन्होंने लोगों का एहसान जिंदगी भर माना, जिसका भी थोड़ा भी एहसान रहा वो 11,000 रुपए उन्होंने वापस किए. जब तक साहिर साहब जीवित रहे कभी भी आनंद बख्शी साहब ने यश चोपड़ा जो नंबर 1 बैनर है हमारी इंडस्ट्री का बैनर, उस समय भी थे आज भी है, उन्होंने कहा उसका लालच छोड़ा कि मैं नहीं करूंगा, मुझे यहाँ इस सत्र को रोकना होगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा और बाकी है. नहीं तो अशोक जी वादा कीजिए 3 घंटे का हमारा. मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ. इतने ही बड़े परिवार से एक सवाल राकेश जी आपके लिए अभी अभी आया है मेरे पास. एक आनंद बख्शी साहब का घर मुंबई में और एक मोहम्मद रफ़ी साहब का घर. मेरी धर्म बहन है, राखी बहन है, हमारी जो फिरदौस शाहिद रफ़ी है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहू, तो हमारी बहन है. उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं राकेश जी का, उनसे पूछिए कि रफ़ी साहब से संबंधित कोई एक छोटी सी याद, कोई छोटी सी बात आप यहाँ जिक्र करें और उसके बाद हम इसका समापन करेंगे. बख्शी साहब कहते थे कि मैं जब कुछ भी लिखता था, मुझे लगता था कि यार रफ़ी साहब को सुनाना है, तो मुझे
उनके टेनिस कोर्ट के बाहर जाके, टेनिस कोर्ट पे जाके खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि वो जब मैच खत्म होती थी तभी वो फिर आते थे, मुझे मिलते थे, पानी पीते थे, तो मैं कुछ सुनाता था कि देखो रफी साहब मैंने ये लिखा है, कैसा लग रहा है आपको। तो मैं वो इसलिए मैं रफी साहब को मेरे मुकड़े सुनाने में रिकॉर्डिंग से पहले मैं काफी काला हो गया धूप में। मैंने बहुत धूप सही है उनको अपने मुकड़े सुनाने के लिए। और दूसरी बात में बहुत अच्छी बात कही थी कि रफी साहब का जो घर है, कोई भी गरीब उनके घर पे चला जाए कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसको या तो पानी या खाना या पैसे या कपड़े मिल ही जाएंगे। एक बार दोनों लीजेंड्स के लिए आनंद बख्शी साहब जोरदार तालियां। हमारी मजबूरी है लेकिन जो हमें सिखाए गए मुझे, मैं एक बार ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए तालियां। पिछले 1 सवा